मैं पर्सनली बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले पेपर के बारे में जानो, पेपर के पैटर्न को जानो। गलत क्या कर रहे हैं कैंडिडेट्स? आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन दूर करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे पास फोन को छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप रिकमेंड होते हो तो वो मोमेंट मैं तो कभी फील नहीं कर पाया, पर अपने बहुत सारे बच्चों को तो बना चुका हूँ। तो उनके मुंह से जब सुनता हूँ तो बच्चा कहता है कि सर मैं अर्थ के सबसे ऊपर खड़ा हूँ। फर्ज करते हैं कोई गरीब इंसान है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही गरीब फैमिली से, तो सर पर्सनली मैं उसे फ्री में पढ़ा सकता हूँ। कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं जिन पर फोकस ज्यादा करना चाहिए? कभी भी बच्चे को आप ये चीज़ मत बताओ कि एसएसबी इंटरव्यू बहुत टफ होता है। इस साल पेपर कैसा सेट होने वाला है, कुछ उसमें बेसिक टिप्स हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम्स के लिए हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं एंड उनमें से सिर्फ 8 या 10,000 बच्चे ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए पास होते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 400 या 500 बच्चे एक्चुअल में डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं। क्यों? ये प्रोबेबिलिटी सुन के थोड़ा डर लगा? कोई बात नहीं, आज का ये स्पेशल एपिसोड आपका वो डर निकालने के लिए ही है। टुडे ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस एंड अदर डिफेंस फोर्सेस एग्जाम्स विल लर्न अबाउट द मेजर हैक्स एंड टिप्स टू क्रैक द पेपर। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर फोकस कम कर रहे हैं, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल कुमार उपाध्याय, जो कि एक्स अनअकैडमी टॉप एजुकेटर रह चुके हैं एंड इवन इंडियन नेवी के सोल्जर भी रह चुके हैं। पिछले 10 सालों से ये स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम। सो आई एम होपिंग कि आपको इस पॉडकास्ट में बहुत वैल्यू मिले, एंड इवन आफ्टर दैट इफ़ यू वांट फर्दर गाइडेंस तो प्लीज़ विशाल कुमार उपाध्याय सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जो कि एग्ज़ाम प्लानट के नाम से है, वेयर ही इज़ ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग यंग एस्पिरेंट्स फॉर आवर डिफेंस फोर्सेस। So let's get on with our podcast today and see how we can crack NDA and CDS. Vishal sir, firstly, thank you so much for taking out time today. We are glad कि हम आपको अपने शो पर ला सके. How are you, sir? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच कि मैं इस शो में बैठा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस शो मैं काफ़ी सारे बच्चों तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता भी था एंड वो पहुँच जाएगा। हमारी भी यही कोशिश है। मेरी टीम से मुझे अभी बता रही थी कि हर साल 5 लाख से 10 लाख बच्चों के बीच में एग्ज़ाम देने के लिए, एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए लोग आते हैं। तो मेरा एकदम से क्यूरियोसिटी हो कि यार, मैं कहा यार वी जस्ट हैव द राइट पर्सन फॉर इट टुडे, एंड आई वाज लाइक कि मुझे आज एक बैक सीट लेनी चाहिए एंड आपको इसको एक अपना ऑनलाइन लेक्चर समझना चाहिए, एंड यू शुड टेक द ड्राइवर्स सीट टुडे सर, एंड यू शुड नेविगेट दिस पॉडकास्ट। श्योर। सो द फ्लोर इज योर्स। आज आपका मैं भी स्टूडेंट हूँ और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बेसिकली अगर हम डिफेंस एग्जाम्स की बात करें, यस। तो डिफेंस के आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो हम अगर ऑफिसर लेवल की बात करें तो ऑफिसर लेवल पे जो मोस्टली 4 एग्जाम होते हैं जो बच्चा देता है, ओके। तो वो 3 होते हैं। एक होता है आपका एनडी एग्जाम जो आफ्टर 12th होता है, एक होता है Right. आपका सीडीएस एग्जाम जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, अच्छा। और एक होता है आपका एफकैट, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। एफकैट। एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है। हाँ, राइट। तो आपका ये 3 एग्जाम हो गए, और एक पैरामिलिट्री फोर्स में जाने के लिए होता है सीएपीएफ। CAPF। हाँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। पैरा के लिए। हाँ, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। अच्छा, इनका अलग होता है? हाँ, इसका अलग होता है। आई थॉट एनडीए वगैरह के बाद ही जाते हैं इसमें। नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। इसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हो, जैसे आपका सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ एंड ऑल। राइट। बाकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए आपका एनडी और सीडीएस होता है, एंड फॉर एयरफोर्स एफकैट होता है। तो क्राइटेरिया क्या रहता है एनडीए और सीडीएस के लिए? एनडी एग्जाम आपका 12th के बाद होता है, जिसको कि आप 18 एंड दी हाफ एज तक दे सकते हो।
18.5 18.5 तक आप दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते? नहीं दे सकते उसके बाद। अच्छा, हाँ, वो फॉर्म में 19.5 लिखा होता है, पर 19.5 तक ज्वाइन करनी होती है एकेडमी। राइट, हाँ, मतलब तो आफ्टर क्लियरिंग ऑल द स्टेजेस हाँ जी, ट्रेनिंग के लिए जाना। हाँ, एग्जाम आप 18.5 तक दे सकते हो। तो इसमें पीसीएम आपका 12th में चाहिए होता है, और 12th के बाद अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में ट्रेनिंग करते हो, फिर 1 साल अगर आपका नेवी है तो आप नेवल एकेडमी जाओगे, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स एकेडमी जाओगे, आर्मी तो आप आईएमए आओगे देहरादून। ठीक है, ऐसे ही सीडीएस होता है ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो जैसे एनडीए में आपको ग्रेजुएशन कराई जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, ठीक है। सीडीएस में आप खुद ग्रेजुएशन करके जाते हो। 3 साल आपने बाहर से ग्रेजुएशन कर ली, चाहे आपने बीएससी किया, बीए किया, बीटेक किया, उसके बाद आप सीडीएस एग्जाम देते हो। अगर वो आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, फिर भी आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 डेज का, देन मेडिकल, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर आप स्कूल में स्ट्रीम आपकी कोई भी हो सकती है फॉर? एनडीए में पीसीएम चाहिए। देखो अच्छा। हाँ, ये भरने के लिए तो कॉमर्स वाला भी भर सकता है फॉर्म, पर फायदा नहीं, क्योंकि एनडीए का पहला पेपर ही मैथमेटिक्स का होता है, उसमें 11th-12th का मैथ्स आता है। राइट। तो फॉर एनडीए पीसीएम इंपॉर्टेंट है। और सीडीएस में एज लिमिट क्या रहती है? सीडीएस में 24, मैक्सिमम? मैक्सिमम 24 तक का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद नहीं, यू कांट डू इट? नहीं, अच्छा, उसके बाद अगर कोई प्रोसीजर नहीं है? नहीं, एफकेट में जा सकते हो। एफकेट का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने बेसिकली एफकेट एग्जाम दिया नहीं, मैं आईएमए के लिए ज़्यादा पैशनेट था। तो एफकेट 25 से 26 तक होता है, बाकी सीडीएस का लास्ट 24 है। बात करते हैं सर बेसिक हैक्स की, टिप्स की, कि एक एस्पिरेंट के लिए हाउ शुड हिज डे लुक लाइक, एंड कौन से सोर्सेज से वो बेटर प्रिपरेशन कर सकता है? तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक टिप्स की बात बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिटरली बच्चों को नहीं पता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आर्म फोर्स में ऑफिसर बनना है या तो ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, नंबर 1, बेसिक इंग्लिश स्पोकन आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में, बहुत से बच्चे सर हिंदी में दे सकते हैं क्या इंटरव्यू, सर उन सर ने बताया था हिंदी में भी एसएसबी दे सकते हैं, उन सर ने ऐसा बताया था। यार दे सकते हो, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप हिंदी में जाके मत दो, लेकिन जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हो, या जो कि एक बहुत टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है, या तो वहाँ पे कुछ टास्क ऐसे हैं जो टोटली इंग्लिश में होते हैं, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसे आप हिंदी में कर ही नहीं सकते। या और आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके सामने 10 बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हो, आप हिंदी में थोड़ी बोलोगे, या क्योंकि आर्म फोर्स भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि एक ऑफिसर को बेसिक इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इम्प्रेशन आपका? बिल्कुल। ओके, तो बेसिक स्पोकन आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं है तो उस पर काम करना पड़ेगा। चाहे आप एनडीए एंट्री जा रहे हो, चाहे सीडीएस जा रहे हो, चाहे एफकेट जा रहे हो। ठीक है, नंबर 2 सर, करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेपर में भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में आपको जो टॉपिक मिला है वो मोस्टली करंट अफेयर रिलेटेड ही होता है। अच्छा, हाँ जी, जैसे अभी आ सकता है कि भाई इंडियन ओशन पॉलिसी के ऊपर सब आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। हो सकता है कि इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस कैसे हैं, मतलब कोई भी टॉपिक जो न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, जैसे आजकल डिजिटल करेंसी न्यूज़ में बहुत है, इसके ऊपर आ जाएगा। अब जो बच्चा न्यूज़पेपर से अवेयर नहीं है, जो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहा है, तो जीडी में एग्जैक्टली अपडेट होना बहुत जरूरी है। देश रहना पड़ेगा। यस, बच्चा क्या करता है, करंट अफेयर को सिर्फ उतना ही पढ़ता है कि एग्जाम, जैसे मान लो कोई टीचर है, या उसने 50 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के डाल दी, बच्चा खुश, और उस वीडियो पे टीचर ने लिख दिया जुलाई का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन में तुम कैसे पूरा जुलाई करा दोगे? एक्चुअल में करंट अफेयर को न्यूज़पेपर से पढ़ना पड़ता है। अब हमारी कंट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी कि बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता। लोग आजकल इन शॉर्ट पे देख लेते हैं कि हाँ ठीक है मैंने इतना पढ़ लिया। लेकिन इन शॉर्ट में सर न्यूज़ शॉर्ट में ही रहेगी ना। या अगर इन शॉर्ट से काम चलता तो न्यूज़पेपर बंद हो जाता। आप ये भी देखिए। फिर दूसरी बात क्या है कि आप देखो, हम बहुत सी बातें करते हैं, पर आज भी हमारे स्कूल्स के अंदर हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, इसके ऊपर कोई क्लास नहीं होती। जबकि आज भी करंट अफेयर्स का इतना बड़ा रोल है हर एग्जाम में। इट्स नॉट ओनली अबाउट डिफेंस एग्जाम्स, चाहे आपके रिटर्न एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू, करंट अफेयर पूछा ही जाता है। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बच्चे को करंट अफेयर अपना अच्छा करना चाहिए। सर 3rd नंबर के टिप में मुझे लगता है कि बच्चे को थोड़ा सोशल होना चाहिए। सोशल मतलब जैसे कि मैंने एक बार एसएसबी कैंप किया था, तो वहाँ पे ना बच्चा सामने आके बोलने में बहुत घबरा रहा है। तो ये हेजिटेशन जो प्रॉब्लम है ना बच्चे के साथ बचपन से, जैसे मान लो स्टेज फोबिया, स्टेज फियर जिसको कहते हैं। हाँ हाँ, बच्चा कभी स्कूल में जब था उसने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया इस चीज में, वो स्टेज में आने से डर रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ, मतलब स्टेज फोबिया नहीं होना चाहिए सर, कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूं तो आप 10 लोगों के सामने आके खड़े होकर बोल दो, आपका बेहिचक। स्टेज फोबिया नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 बंदों के सामने खड़े होकर नहीं बोल पा रहे हो तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि कल को जब आप ऑफिसर बनोगे, आपके नीचे इतने सारे सोल्जर्स काम करेंगे, आप उन्हें कैसे गाइड करोगे, आप उन्हें कमांड कैसे दोगे जब आप अभी नहीं बोल पा रहे हो। ये 3 सर ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बच्चे को काम करना चाहिए। और चौथी चीज, अपना मेडिकल बचा के रखो। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हर बच्चे को बताना चाहूंगा, वो
बहुत मेहनत करके पेपर भी निकाल देगा, एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर देगा, और जब वो मेडिकल देने जाता है तब उसे चलता है कि यार ओहो मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, हर 4-5 महीने में एक अपना बेसिक मेडिकल जरूर करा लो, अपनी आई सेट अच्छी रखो। अब आज के टाइम पे आपको पता है सर, जनरेशन फ़ोन में, इंस्टाग्राम पे पूरा, उनको पता ही नहीं होता कब उनकी आइज़ का नंबर कम हो जाता है। Yeah. और एक बार आप मेडिकल में अगर बाहर हो गए तो आप फौज में नहीं जा सकते। चांस ही नहीं है। सर कैसे चांस है, नहीं है ना, फौज में फिट बंदा चाहिए, प्रॉपर अच्छा खासा मेडिकल होता है सर, ठीक है। मतलब एक बार रिजेक्ट अगर हो गया तो दोबारा नहीं आ नहीं, सकता। अगर आपने उस जिस चीज में, वो डिपेंड करता है कि आपको रिजेक्ट किस चीज में किया है। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, सही कर लिया तो बात अलग है, पर कुल मिला के आप अपना मेडिकल सही रखो। सिलेबस कैसा होता है एनडीए के या सीडीएस के एग्जाम का? सर एनडी का जो सिलेबस है वो आपका 10+2 लेवल पे होता है, ठीक है। और जो आपका सीडीएस का सिलेबस है वो जनरली ग्रेजुएशन वाला होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एनडी के सिलेबस में 11th-12th की मैथ्स आती है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, और 11th-12th की साइंस आती है। राइट। जब हम बात करते हैं सीडीएस की, तो सीडीएस में आपका एलिमेंट्री मैथ्स आती है, क्लास 10 तक की मैथ्स आती है। अच्छा, वहाँ पे 10th की है? हम वहाँ पे 10 तक की मैथ्स आती है, एडवांस मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री। तो वहाँ पे 12th तक नहीं लेके? नहीं, वहाँ पे 11th-12th का मैथ्स नहीं है, यहाँ पे 10 तक का मैथ्स आता है सीडीएस में। ठीक है। इंग्लिश तो सर सेम ही है, पूरा ग्रामर पार्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, वो दोनों में सेम है एनडी सीडीएस में। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो जनरल स्टडीज है, तो उसमें सीडीएस में आपका 10 तक का साइंस, वैसे तो कुछ क्वेश्चन 11th की साइंस के भी आ जाते हैं सीडीएस में आजकल, जो रियलिटी है। तो 10 तक की साइंस है सीडीएस में, और वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो जो आपका सोर्स क्या सही रहता है इन सब्जेक्ट्स को? सर एनसीईआरटीज का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एनसीईआरटी से? एनसीईआरटीज का बहुत बड़ा रोल है, पर सब कुछ एनसीईआरटी भी नहीं है, उसके अलावा भी आपको आज के समय पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री के ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कई बार हम टीचर शॉक्ड हो जाते हैं, कहाँ से आ गए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री तय करेगी आपका पेपर क्लियर करना, आप साइंस अच्छी करके जाओ, इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया थोड़ा सीडीएस में, उसे अच्छा करके जाओ, करंट अफेयर अच्छा करके जाओ, तो वहां पे आप कर लोगे तो हो जाएगा। फर्ज करते हैं कोई गरीब इंसान है, हाँ, अब उसके पास ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस भरने के लिए, ना उसके पास किताबें लेने के लिए पैसे हैं, ओके, वो कैसे तैयारी कर सकता है? सर उसे एक फ़ोन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। अपने दोस्त से किसी से हेल्प लेके फ़ोन ले ले, और यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लासेस देख के प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, हाँ जी, यही एक जरिया है सर, ये जरिया है। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही गरीब फैमिली से, तो सर पर्सनली मैं उसे फ्री में पढ़ा सकता हूँ। अरे वाह। बिल्कुल। मैंने अपना एक बैच भी लॉन्च करना है, तो उसमें मैंने डाला हुआ है कि जिन बच्चों ने कोविड में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो उनके लिए मैंने कुछ सीटें फ्री करी हुई हैं। वाओ, दैट्स वंडरफुल सर। एंड दूसरी चीज़ ये भी बोली थी मैंने कि मैं एक टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए फ्री है सीटें, आप आ जाओ। स्कॉलरशिप? हाँ, लाइक वैसे, ताकि जो बच्चा कोचिंग की वजह से रह जा रहा है वो ना रहे। एंड मैं अपनी पूरी जान लगा। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई वुड से सर। हाँ, ऑनेस्टली कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं जिन पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, लाइक एग्जाम वाइज? सर अगर बात रिटन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर, अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में सबसे ज़्यादा फोकस आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका साइंस पे होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस। हाँ, देखो सर, इंपॉर्टेंट तो बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, पर मेन ये है। हाँ, बात करें सीडीएस की, तो सीडीएस में आपका सबसे ज़्यादा फोकस आपका इंग्लिश हो गया, और आपका जो जनरल स्टडीज वाला पेपर है, क्योंकि एक बार के लिए अगर आप सीडीएस के मैथ्स में फेल हो भी गए, तो भी आप एग्जाम क्लियर हो जाता है ओटीए के लिए, ऑफिस एकेडमी, क्योंकि उसमें चेन्नई उसमें मैथ्स नहीं आता। ओके, यस, मैथ्स आपको देना होता है फॉर आईएमए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी। राइट। यस। तो जो भी आपने पीछे करंट अफेयर्स की बात की थी सर, तो उसमें भी कुछ टाइम बाउंड रहता है कि वो कहीं से भी, इवन जनरल नॉलेज जो है वो कहीं से भी आ सकता है? रियलिटी तो ये है कि सर मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर पढ़िए। ओके, पर सर लाइक लास्ट ईयर वाला? हाँ, 1 साल तो सर मिनिमम पढ़ के जाओ, क्योंकि मैंने आप अब जैसे अभी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2024 में जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हुआ था, उसमें 2023 के बहुत सारे करंट अफेयर्स थे, जबकि पेपर हुआ 2024 के अगस्त में। ठीक है। तो बच्चा ये बात समझने को तैयार नहीं है, और बच्चा समझेगा भी कैसे? बहुत से टीचर्स क्या हैं कि आप 6 महीने पुराने पढ़ लो, 3 महीने पुराने पढ़ लो, मेरे नोट्स पढ़ लो, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। अरे यार, हम लोग पेपर नहीं बना रहे हैं, हम लोग बस अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा सकते हैं। एक्चुअल में पेपर यूपीएससी बना रहा है, हम नहीं बना रहे हैं सर। तो मुझे लगता है कि 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए अच्छे से, न्यूज़पेपर से। और जनरल नॉलेज कहीं से भी आ सकती है? बिल्कुल, उसके लिए आप पॉलिटी के लिए अच्छी बुक ले लो, हिस्ट्री के लिए आप अच्छी बुक ले लो, साइंस के आप 9th और ये फिर एनसीईआरटी ही है इन सब चीजों के लिए? हाँ, इन सब के लिए भी एनसीईआरटी है, वरना सर कुछ स्पेसिफिक बुक्स भी हैं जो किस ऑथर्स की कुछ? बिल्कुल सर, देखिए अगर मैं बात करूँ एनडीए के लिए, तो एनडीए के लिए आप एक इंग्लिश की अच्छी बुक ले सकते हो, एसपी बख्शी। एसपी बख्शी। हाँ, मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस अगर कर लेते हो,
तो मैथ्स आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। Right. कई सारे बच्चे बोलते हैं आर एस अग्रवाल बहुत बेसिक है, पर बेसिक ही पहले आपको अच्छा करना है ना, एडवांस लेवल पे तो आप तब जाओगे। उसके अलावा सर एनडीए लेवल पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में बहुत डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। अगर आप एनडीए के लिए अपना साइंस, इंग्लिश और मैथ्स अच्छे से कर लेते हो Yeah. तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आप थोड़ा बेसिक भी पढ़ के चल जाओगे काम चल जाएगा। पर व्हेन इट कम्स टू सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन, Yeah. जब सीडीएस और सीएपीएफ की बात आती है तब आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत बुक आप यूज कर सकते हो। Right. हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी टू स्पेक्ट्रम से पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम एक बुक आती है मॉडर्न के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। और हिस्ट्री को आपको एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ना पड़ेगा सर, क्लास 12 की जो तीनों बुक्स हैं, थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3। Right. व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी तो 9 से 12 की एनसीईआरटी। जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो किसी अच्छे टीचर के आप हैंड नोट्स पढ़ लो, और जो करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स चल रही है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसको आप देख लो ठीक और है। कुछ मॉक टेस्ट लगा लीजिए। बाकी करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर, और मैथ्स के लिए सीडीएस की मैथ्स के लिए पीवाईक्यूज लगा लो। उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी रिसेंटली किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, तो Yeah. आप अवेयर हो जाओगे। तो मैथ्स के लिए सर आप कोई मार्केट से कोई भी एडवांस मैथ्स की अच्छी बुक ले सकते हो, ठीक प्लस आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, अभी आपने मॉक टेस्ट की भी बात करी, स्टूडेंट्स यूजुअली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना बहुत लाइटली लेते हैं, कैजुअल ले लेते हैं कि यार कोई बात नहीं तुम कर लेंगे। कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी सर और इनको बहुत कितना ज्यादा, सीरियसली लेना बहुत चाहिए? ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पर सर इंपॉर्टेंस उसके लिए है जो जिसका सिलेबस भी कवर हुआ हो। अब आप सोचो सर, कोई बच्चा ऐसा है सिलेबस उसका कवर नहीं है, सर मैं तो मॉक लगाना चाहता हूँ। अरे यार मॉक लगा के करोगे क्या जब तुम्हें सिलेबस आता ही नहीं है? Yeah. मॉक वो बच्चा लगाता है एटलीस्ट जिसका 60-70% सिलेबस पूरा हो। 100% कोई बच्चा सिलेबस पूरा नहीं करता, सच्चाई यही है, ठीक है। Okay. सिलेबस, अब मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स को कभी खत्म नहीं होगी, हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, Yeah. पर हाँ सच्चाई ये है कि अगर आप 6 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ लेते हो तो आपका ठीक ठाक बढ़िया 80-90% सिलेबस। 6 महीने का टाइम स्पैन चाहिए अच्छी तैयारी करने के लिए, 6 महीने मिनिमम आपको अच्छे से देना और पड़ेगा। ये 6 महीने में जो आपका दिन है वो कैसा दिखना चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई होनी सर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे की कैचिंग पावर अलग होती है, चाहिए? राइट। पर एक एवरेज अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ लेते हो डेडिकेशन के साथ तो इनफ फॉर एनडीए सीडीएस एवरीडे? एवरीडे। संडे को ऑफ ले लो चलेगा। अच्छा, एक दिन हाँ जी, छुट्टी, एक Sunday दिन को off- छुट्टी, हाँ ठीक बिल्कुल है। ले सकते हो। तो अभी सर आपने तो काफ़ी बच्चों को 10 साल से आप आई गेस More than 10 years हो गए। मोर देन 10 ईयर्स, आप तो अच्छे से वाकिफ हो गए कि कैसा पेपर सेट होता है। बिल्कुल तो इस साल पेपर कैसा सेट होने वाला है, कुछ उसमें बेसिक टिप्स हैं आपकी? बिल्कुल, जिस हिसाब से 2024 के पेपर आए हैं Yeah. उनको देखते हुए मैं बोल सकता हूँ। पहले मैं सीडीएस के बारे में बताना चाहूँगा या कि अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया है। पहले इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर रहा है तो मत करो, अभी भी समय पढ़ लो। अच्छा पिछले थोड़ा टाइम रह गया है अभी। बिल्कुल 17-18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लो, राइट। साइंस को अच्छे से देख लो 9th-10th की, और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लो। ओके बाकी इंग्लिश मैथ्स का पैटर्न वैसे ही है सर, कोई बहुत खास चेंजेस नहीं है। ओके अगर हम बात करें एनडीए NDA, एग्जाम की तो सर एनडीए में नो डाउट मैथ्स का तो बहुत बड़ा रोल है ही, पहला पेपर मैथ्स का ही है। ओके सर एनडीए में ना अब क्वेश्चंस का लेवल, जो जनरल स्टडीज वाले क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा बढ़ गया है। जैसे करंट अफेयर्स भी डिटेल में आ रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत हाई फाई आ रहे हैं। तो अब एनडीए का बच्चा 12th के बाद इतना डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ता नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं और ये? डेप्थ क्वेश्चन, अच्छा जैसे आर्टिकल 371G पूछ लिया। अब एनडीए का बच्चा इतना डिटेल में पॉलिटी नहीं पढ़ता है, Yeah. तो थोड़ा सा उसको डिटेल में जाने की जरूरत है बस, ओके ये मैं बोलूंगा सर। मतलब एनडीए के बच्चे को ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री को थोड़ा देख के जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चंस एनडीए में नहीं आते, अभी तक तो नहीं आए हैं कितने मार्क्स का पेपर होता है वैसे? सर। जो आपका सीडीएस का पेपर होता है ये टोटल 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स? हाँ जी कैसे डिफाइन किया जाता है? सर, 100 मार्क्स का इंग्लिश, 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का? हाँ अच्छा हाँ जी। और ऐसे आपका एनडी का जो एग्जाम है वो 900 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आप 900 मार्क्स? हाँ, जिसमें कि माय गॉड 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 600 मार्क्स का आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसी में इंग्लिश भी आती है। ओके तो ये सब्जेक्ट्स की मास्टरी कर लेनी चाहिए इन पेपर्स के लिए? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, चाहे आप एनडी की कर रहे हो चाहे सीडीसी कर रहे हो, या मैं पर्सनली बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले पेपर के बारे में जानो, पेपर के पैटर्न को जानो। मैं और वही पूछने वाला था कि पैटर्न कैसा रहता सर पैटर्न वही है कि जैसे अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए में पहला पेपर मैथ्स का होता है, 2.5 घंटे का समय होता है, हाँ। और 120 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, है? ठीक है 300 मार्क्स का पेपर होता है। ओके और उसके बाद थोड़ा आपको ब्रेक मिलता है, फिर आपका दूसरा पेपर होता है जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसी दिन? सेम डे। ओह उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 50 इंग्लिश के होते हैं, 100 होते हैं आपके
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स इसके। ठीक है। ऐसे ही CDS की अगर बात करें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में सिर्फ लैंग्वेज ही आती है या लिटरेचर भी सर रहता है? पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, सो एरर्स, बेसिकली ऑल हाँ, लैंग्वेज vocab, पार्ट। हाँ। ठीक है। तो पहला पेपर इंग्लिश का 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर जनरल स्टडीज का 100 मार्क्स का, और तीसरा पेपर मैथ्स का 100 मार्क्स का। सर अक्सर बच्चों का एक सवाल रहता है कि टाइम को ड्यूरिंग राइटिंग द एग्जाम कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि यार मेरा पेपर मिस हो गया, थोड़ा सा छूट गया, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? सर मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ये चीज़। सबसे पहली बात तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जब पेपर देने जाते हैं ना, तो मान लो एग्जाम लिखने के लिए ब्लैक पेन चाहिए, ब्लू लेके पहुंचे हुए हैं। अच्छा। तो भाई एडमिट कार्ड जो UPSC देता है आपको 10-15 दिन पहले से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलो आपने जो एडमिट कार्ड में सामान लिखा उसे अच्छे से रख लिया, या उसके बाद सो के आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच रहे हो, वहाँ लिखा है कि आधे घंटे 1 घंटे पहले आना, वो आराम से एकदम टाइम टू टाइम जाएंगे। तो भाई ये चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए सबसे पहली बात। टाइम से उसके पहुंचो। हाँ बिल्कुल टाइम से पहुंचो। उसके बाद आराम से अपना बैठो, हाथ में आपके वॉच होनी चाहिए बढ़िया सी, सिंपल वॉच लेके जाओ, ठीक है। और आपको जैसे पता है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो पेपर में 100 क्वेश्चन है या और आपको पता है कि मुझे मिनिमम 50 क्वेश्चन करने हैं, या ठीक है। आपके पास 2 घंटे का समय है, तो पहली बात 2 घंटे इनफ होते हैं। अगर मान लो कि आप किसी एक क्वेश्चन में अटक रहे हो और आपने सोच लिया नहीं मैं तो इसी को करूंगा पहले, तो या मुझे लगता है कि ये गलत है, ये बहुत गलत अप्रोच है। अगर वो क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा है, आप उसको छोड़ो, आप अगले पे चल जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल हाँ, अगले पे चलो। जब लास्ट में टाइम बचेगा तब आप उस पर आ जाना। ओके। और बाकी सर टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो होता है मॉक टेस्ट लगाना। या अगर आपने अपना 60 वो मैंने इसलिए पहले यही बोला ना कि लोग कैजुअली लेते हैं Mock मॉक test टेस्ट को का- या प्रीवियस ईयर पेपर्स को। मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब घड़ी लगा कर बैठो बिल्कुल, और तैयारी करो। आपके पास मॉक टेस्ट नहीं भी है कोई, आप एक रैंडमली कोई 4-5 साल पुराना PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उसको लेके बैठ जाओ टाइम लगा के, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। मॉक पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपका 60-70% सिलेबस पूरा है। बच्चों का सिलेबस ही पूरा नहीं होता। आप सोचो बच्चे एग्जाम से 15 दिन पहले भी सिलेबस कवर करने में लगे होते हैं। तो मुझे लगता है सिलेबस को अगर आप पेपर से 1 महीना पहले कवर कर लें, तो वो 1 महीना रिवीजन और मॉक के लिए आप रखें, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। राइट। रिवीजन की ही बात करते हैं। रिवीजन कैसे हो सकती है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना वास्ट है। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे को जैसे एक आज पेपर है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, 15-20 चैप्टर हैं, फटाक से रिवाइज किया और पेपर देने चले गए। अभी यहाँ पर आपका सिलेबस इतना बड़ा है, हाउ डू यू लाइक डिफाइन इट कि आप उसको सारी चीज़ को रिवाइज कर सर मैं अगर आप सिर्फ लास्ट का जो 1 महीना रह गया है, आप सोचो कि मैं उसमें सब कुछ रिवाइज कर लूंगा, वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि हर 15 डेज में एक बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो, जब से आपने प्रिपरेशन टिप्स स्टार्ट क्या है करी है। उसके लिए? उसके लिए टिप्स ये कि वीकेंड पे, संडे के दिन या सैटरडे के दिन एक दिन अपना रख लो कि हर 15 डेज में एक बार मैं इस सब्जेक्ट, जैसे मतलब जितना मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ हाँ, उसको मैं रिवाइज कर लूँ। जैसे ये वाला जो संडे आएगा इसमें मैं पॉलिटी रिवाइज कर लूंगा, ओके। अगले संडे में अपनी हिस्ट्री रिवाइज कर लूंगा। मतलब बल्कअप मत करो, हाँ, साथ साथ रिवीजन करते रहो और वर्कलोड कम करो। प्रिपरेशन के साथ साथ बीच में जो रिवीजन करते रहो, फिर जो लास्ट का 1 मंथ होगा जो चीज़ रहेगी उसको उसमें रिवीजन कर लो। राइट। बिल्कुल। तो अभी जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, आई गेस हफ्ता 10 दिन रह गए हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए क्या टिप्स है सर? सर उनके लिए ये टिप्स है कि अपना जितना लास्ट टाइम पे आप कवर कर सकते हो, भगवान का नाम ले लो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, या ये एक बहुत बड़ी पोस्ट का एग्जाम है। सर आपने देखा होगा कि लोग बहुत बड़े बड़े कोर्स करने के बाद भी आज बहुत से लोगों के पास जॉब्स नहीं है। आप एक कमीशन ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल तो 15-20 दिन में नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन बच्चे हमेशा शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं या कि एक वीडियो में मान लो किसी टीचर ने पूरा करंट अफेयर कवर कर दिया, तो वो उसको जाके देखेंगे, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा, तो बच्चा करेगा भी क्या। लेकिन रियलिटी ये है कि आप एक वीडियो से पूरे 6 महीने करंट अफेयर कवर नहीं कर सकते। 6 महीने करंट अफेयर 6 महीने अखबार में आता है, तो एक बच्चा वो है जो 6 महीने से प्रॉपर अखबार को फॉलो कर रहा है, एक बच्चा वो है जो एक वीडियो के पीछे जा रहा है। तो डिफरेंस यही देख लो ना। एकदम से सब कुछ मिल जाए। हाँ चलो मैं कह रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन फंस भी गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। आप अपनी अप्रोच पहले से अच्छी रखो। गलत क्या कर रहे हैं कैंडिडेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए सीडीएस? प्रॉपर टाइम नहीं देते प्रिपरेशन को। ठीक है। वैसे बच्चे सोचते हैं कि 2-3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी, या वो जमाना जा चुका है अब। देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनका बेस अच्छा होता है, तो थोड़ा बहुत करके समटाइम उनका एग्जाम निकल भी जाता है, पर हर बच्चा एक जैसा नहीं है ना। कम से कम आप मानो कि अगर आपको एनडीए या सीडीएस एग्जाम निकालना है या सीएपीएफ भी निकालना है, तो आपको 6 महीने डेडिकेशन से देने पड़ेंगे सर।
लाइफ के। आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन दूर करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे पास फोन को छोड़ना पड़ेगा, फोन को भी छोड़ना पड़ेगा, रिलेशनशिप और ये इससे भी थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। सीडीएस का बच्चा तो फिर भी ग्रेजुएट है, मेरे पास एनडी के बच्चे का कॉल आता है कि सर मैं एकदम परेशान हूँ, मेरा ब्रेकअप हो चुका है, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फोकस नहीं हो पा रहा। अगर तुम तैयारी कर रहे हो एनडी की, तो अगर तुम एक रिलेशनशिप से इतना इफेक्ट हो रहे हो, कल को जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी आओगे तो यार वहां पे आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। ट्रेनिंग है, इतनी आसान ट्रेनिंग नहीं होती है एनडी की। बिल्कुल। फौज में अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, और जरूरी भी है, तभी हमारे देश के जो बच्चे हैं वो तभी कहते हैं ना फौजी दे आर बिल्ट डिफरेंट। एग्जैक्टली उनका माइंडसेट सब कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोशिश करो इन सब चीज से दूर रहो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका ये रिलेशनशिप हो, दोस्ती यारी हो, इन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा। 6 महीने की बात है। एक बार अगर आप अपनी लाइफ में सेट हो जाओगे तो फिर उसके बाद पूरी लाइफ बची है सब करने के लिए। मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम पे लाइव रहता हूँ। हाँ, दिन का 10 मिनट खोल लो, डाल दो उसमें जो डालना है, लेकिन आपको पता है फिक्स योर शेड्यूल। एग्जैक्टली टाइम बाउंड चीजें करो। और इससे प्रॉब्लम पता है क्या है सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी कि जितना फोन में, इंस्टाग्राम, इस पर समय बिताओगे ना, उतना आपकी जो आईज हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है और मेडिकल में दिक्कत आएगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा आप ये सब कम्स बैक टू लाइफस्टाइल एज वेल, कि आप लाइफस्टाइल कैसा रख रहे हैं अपना। बिल्कुल। तो फोन यूज करो पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि चश्मा लगा के एक चश्मा बनवा लो, ताकि आईज पे इफेक्ट ना पड़े। नंबर के बिना। बिल्कुल। जीरो मतलब डॉक्टर से सजेशन लेके बनवा लो भाई। तो मतलब ताकि लैपटॉप, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस बच्चे देखते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएं। तो ऑनलाइन लेक्चर देखो, बट एक डॉक्टर की एडवाइस, एक अच्छा चश्मा बनवा लो ताकि आपकी आईज पे इम्पैक्ट ना पड़े, स्ट्रेन ना आए। बिल्कुल। एक लॉन्ग शॉट है सर, लेट्स अज्यूम किसी कैंडिडेट का एनडीए सीडीएस क्लियर हो गया, नाउ ही इज गोइंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू विच इज अ टफ नट टू क्रैक। मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये है कि एक तो एसएसबी होता क्या है, एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं टू क्रैक एसएसबी? सर सबसे पहली बात, कभी भी बच्चे को आप ये चीज़ मत बताओ कि एसएसबी इंटरव्यू बहुत टफ होता है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसा दैट्स अ जनरल नोशन व्हिच गोस बिल्कुल, अराउंड। ये एक फैला हुआ एक मिथ बना रखा है कि बहुत टफ होता है। और मैं पहले मेंशन कर दूं, मैं बहुत बार एसएसबी में बाहर हुआ हूँ। मैं वो दुबारी कहानी अपनी नहीं बताना चाहता। राइट। भले ही मैं एसएसबी इंटरव्यू बाहर हुआ, पर मैं सर टफ इंटरव्यू नहीं मानता हूँ सर, बिकॉज मैं 5 डेज कई बार वहाँ रह के आया हूँ सर। इट्स ऑल अबाउट कि आप उस मोमेंट पे परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। उन्हें जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उन्हें फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये बहुत टफ इंटरव्यू है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर काम किया तो आप पहली बार में भी सिलेक्ट हो जाओगे। बहुत बच्चे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट, ऐसा नहीं है। मैं नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं। मेरे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट मुझसे पढ़ के पहली बार में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है सर, अभी मैं पीयूपी से आ रहा हूँ, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से। तो जो मेरा जिस स्टूडेंट की पीयूपी में गया था, वो पहले टाइम में रिकमेंड हुआ है। ठीक है। तो एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक 5 डेज का इंटरव्यू होता है। 5 डेज का? ये 5 डेज का इंटरव्यू होता है। माय गॉड। और बेसिकली 5 राउंड्स हैं इसमें? नहीं, राउंड्स तो कई सारे हैं। अच्छा, ड्यूरेशन 5 दिन के अंदर? ड्यूरेशन 5 डेज है। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं आपके। अच्छा, ठीक है। जिसमें इन टेस्टों के थ्रू वो आपके अंदर चेक करते हैं कि जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर कुछ हैं या नहीं है। तो कैसी क्वालिटीज होती हैं वो सर? जैसे लीडरशिप क्वालिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, थोड़ा चीयरफुल नेचर, ओके, सोशल अडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है। तो कहीं सारी कम्युनिकेशन ये सब आता है किस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। अच्छा, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एवरीथिंग। यस। तो ये सब चीजें चेक करी जाती है 5 डेज के अंदर। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग, साइक टेस्ट, इंटरव्यू, ग्राउंड में भी आपकी टेस्टिंग होती है। मतलब यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 5 डेज। यस। इन 5 डेज में वो आपके अलग अलग तरह से टेस्ट लेते हैं, और अगर उनके हिसाब से आपको उन टेस्ट में आप फिट लगते हो तो दे विल टेक यू। और अगर आप नहीं भी हुए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आर्मी ने बोला कि नहीं तुम हमारे लिए नहीं बने, तुम दोबारा एग्जाम निकल के जाओ। पैनल कैसा होता है? पैनल अच्छा होता है सर। ऑफिसर्स होते हैं आर्म फोर्स के, ओके, तो वही लेते हैं सारे टेस्ट। ठीक है। सो नाउ यू हैव क्लियर्ड एसएसबी एज वेल। एसएसबी अगर आपका क्लियर होता है तो एक जो सबका ड्रीम होता है, उस बच्चे को प्लस साइन मिल जाता है। प्लस साइन? प्लस साइन का मतलब रिकमेंड है। अब आपका मेडिकल होगा। तो जब आप रिकमेंड होते हो तो मोमेंट मैं तो कभी फील नहीं कर पाया, पर अपने बहुत सारे बच्चों को तो बना चुका हूँ। तो उनके मुंह से जब सुनता हूँ तो बच्चा कहता है कि सर मैं अर्थ के सबसे ऊपर खड़ा हूँ। प्राउड फीलिंग ऐसी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में उस टाइम बहुत कुछ आ जाता है, यार अब यूनिफॉर्म पहनेंगे, ये पहनेंगे। ऑब्वियसली वो सपना होता है, तो बहुत प्यारी फीलिंग। तैयारी ही उस चीज की कर रहे हैं ना सब।
तो उसके बाद सर मेडिकल एग्जाम होता है आपका, ठीक है 5 डेज के आसपास आपका मेडिकल चलता है। ठीक है फिर मेडिकल के बाद अगर मेडिकल में कुछ किसी में आपको वो टेम्परेरी अनफिट वगैरह करते हैं, हम्म। तो उसको आप मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके चेक करा लो, कुछ दिन का समय देते हैं वो लोग। मेडिकल में चेक क्या क्या करते हैं? सर सब कुछ ही चेक होता सब है। कुछ check होता हाँ, आईज हो गए आपके, आपकी हड्डी वगैरह कोई टूटी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह, तो ओवरऑल पूरा मेडिकल होता है। सो कैंडिडेट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपको अपना मेडिकल, आपने कहा था ना टिप्स, या तो आपको याद होगा चौथे, मेडिकल बचा कर रखो। बिल्कुल बचा के रखो, राइट चाहे उसमें कान हो, चाहे आंखें हो, चाहे हाथ पैर हो, ये सब सर। और मेडिकल के बाद यू शुड वेट फॉर मेरिट लिस्ट। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और मेरिट आपकी 2 चीज़ों पे बनती है, रिटन प्लस एसएसबी के मार्क्स पे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके हाँ। फिर आपकी मेरिट बनती है हाँ। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अब जैसे कि मान लो 500 बच्चे सेलेक्ट हो गए, Yeah. पर वैकेंसी 250 ही है, या तो जिन 250 बच्चों के मार्क्स अच्छे होंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। एनडीए से जो पास आउट होते हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? एनडीए एक एकेडमी है पुणे में, ठीक है जहाँ पे 3 साल आपको ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुएशन भी कराई जाती है। ओके अगर आप एनडीए एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुए तो आप एयरफोर्स Yeah. एकेडमी जाओगे, आर्मी के लिए तो आप आईएमए आओगे, नेवी के लिए तो फिर आप नेवल एकेडमी जाओगे, झिमेला केरला। ओके और सीडीएस से सिर्फ सीडीएस से सीधा आप एयरफोर्स एकेडमी, या आईएम में? आईएमए या नेवल एकेडमी। अच्छा, ये डिफरेंस है बेसिकली। सीडीएस में आप ग्रेजुएशन करके जाते हो, उसमें आप ग्रेजुएशन एनडीए में जाके करते हो। ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहता है सर? सर एनडीए का 4 साल का होता है ओके और सीडीएस का आपका लगभग 1.5 साल ओके, अप्रॉक्स। क्योंकि उसमें आप ग्रेजुएशन कर चुके हो। ठीक है, बट उसका फिर भी आधा साल ज़्यादा है। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली अब एनडीए में तो उनके पास भरपूर समय होता है बच्चों को मोल्ड करने का, सिखाने का। 4 साल पूरे हैं। Yeah. अभी आप सीडीएस में ग्रेजुएशन बाहर अपने कॉलेज से करके जा रहे हो, वहां जाके उनको कम से कम 1.5 साल तो चाहिए ना आपको बिल्ड करने के लिए, आपको बनाने के लिए, सिखाने के लिए। एक चीज़ मैंने और सुनी सर, जो एनडीए से पास आउट होते हैं और जो सीडीएस से पास आउट होते हैं उनके करियर ग्रोथ में डिफरेंस रहता है। सर ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल है, हाँ तो मैं इसके ऊपर आंसर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ऐसा होता है, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं होता। बट पर्सनली मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं इस पर क्या ही कमेंट करूँ सर। अच्छा कहते हैं लोग ऐसा, बट मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा कमेंट करना सही नहीं रहेगा। बिकॉज मैं कमेंट करूंगा तो माइट भी कुछ बच्चे बोले अरे नहीं ऐसा होता है, कुछ बोलेंगे नहीं होता। तो ये मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से मैं दूरी सही हूँ। पर हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग, बोलते सुना, तभी मैंने भी सुना है, तो मैंने कहा सर वो इसलिए वो होता है पूछ लेते क्योंकि एक बच्चा वहाँ 3 साल जाके एनडी में ग्रेजुएशन कर रहा है, या फिर मतलब एक 4 साल ट्रेनिंग कर रहा है, एक 1.5 साल, तो ऑब्वियस ही बात है। मतलब मैंने ये भी सुना है कि जो हमारी तीनों आर्म फोर्स के बस आई गेस एज भी फर्क पड़ती है ना। आप एनडीए में 18 ईयर्स के बाद जा रहे हो और सीडीएस में आई गेस ग्रेजुएशन 21 अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल बिल्कुल। या मैंने ये मैं इसके लिए तो श्योर नहीं हूँ, बट शायद से मैं एक चीज़ के लिए श्योर हूँ या जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था या सुना था किसी से, कि जो हमारी तीनों सेनाओं के चीफ है वो एनडीसी बनते हैं। ये मैंने सुना है। या इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सीडीएस। सुना है मैंने ऐसा, बट मैं इसके लिए सर बहुत श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, राइट सर। एक लास्ट क्वेश्चन, यस। एक जनरल टिप, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए एक जनरल टिप फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। जो अभी एग्जाम आ रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही है मेरी कि आप लोग को, मुझे लगता है कि अभी अच्छे से उन सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका जीएस हो। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। या अपनी साइड से अपना बेस्ट दो, नहीं होता तो सितंबर में दोबारा पेपर होगा, उसकी अच्छे से तैयारी करना। डिमोरलाइज नहीं होना। डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना, शॉर्टकट प्रिपरेशन के पीछे नहीं भागना है। राइट, जिससे पढ़ना उससे पढ़ो, जिसका समझ में आता है उससे पढ़ो, पर पढ़ना ऐसे एजुकेटर से जो डिटेल में पढ़ाए। या शॉर्टकट्स तरीके से सिलेबस मत कवर करो, सिलेबस को डिटेल में कवर करो अगली बार के लिए, अगर इस बार कमी रह जाती है तो। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं उनको अच्छे से फोड़ डालो, पढ़ के एकदम चाट जाओ। Vishal sir, thank you so much for gracing our show today. You are training the future of our country and I hope आप जैसे teachers, educators हमारे देश में और हों. Thank you so much once again sir. Please take care and we hope to see you soon again. थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल पॉडकास्ट ऑन हाउ यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम फॉर डिफेंस फोर्सेस। आई होप इस पॉडकास्ट में आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे, आपको इम्पॉर्टेंट हैक्स और टिप्स के बारे में भी जानकारी मिली होगी। बट बिफोर साइनिंग आउट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
एंड एक नए गेस्ट के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे. टेक केयर. ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स. डू वेल.